मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर। आज का मेरा विषय है 11वां और 12वां कदम। कदम नंबर 11 ये कहता है कि ईश्वर को हमने जिस रूप से समझा था उसी रूप में प्रार्थनाओं और ध्यान द्वारा अपनी चेतना के विकास के लिए उससे संबंध स्थापित किया। हमारे प्रति ईश्वर की इच्छा और उसके द्वारा हमें दी गई शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हमने प्रार्थना की। तो ये हिंदी में जो 11 स्टेप है, और अंग्रेजी में जो 11 स्टेप है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड as we understood him, praying only for knowledge of his will for us and the power to carry it out. तो ये अंग्रेजी में स्टेप 11 है। तो 10 स्टेप होने के बाद में अभी हमें ये कहा गया है कि अभी जो जीवन है, मतलब ये ध्यान में रख के कहा गया है कि अभी हमारे दोष पूरे निकल गए हैं और हमने दूसरों को जो हानि पहुंचाई थी उनका भी नुकसान भर के दिया है। हम हमेशा अभी ध्यान रख रहे हैं, हमारे चरित्र दोषों पर ध्यान रखे हुए हैं 10 स्टेप के द्वारा। और अभी अगर आगे जिंदगी जीनी है तो हम उस ईश्वर जिसे हम समझे हैं उसके इच्छा के हिसाब से चलेंगे, और वो शक्ति हम मांगेंगे कि हम उसके इच्छा के हिसाब से चलने के लिए हमें शक्ति चाहिए, वो हमें दे दे। तो इसमें जो कहा गया है कि हमारा कॉन्शियस कांटेक्ट, यानी कि हमने जान के जो संबंध जोड़ा है, कॉन्शियस कांटेक्ट विद द गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम का मतलब, जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया वो मतलब कि मैंने जान के जो संबंध जोड़ा है। अभी ये कैसे है कि ये जो किसी धर्म के भगवान को मानते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लिखा है, और जो किसी भी धर्म के भगवान को नहीं मानते उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम लिखा है। तो इसलिए गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम ऐसा लिखा हुआ है। और हमने हमारी ये शराब से रिकवरी के लिए, शराब से सुधार के लिए, शराबियत से सुधार के लिए हमने जो भगवान से मदद लेने की तैयारी दिखाई, और भगवान के हवाले हमारा इच्छा और जीवन करने का हमने निश्चय लिया 3rd स्टेप में। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, कॉन्शियस कांटेक्ट कभी हो गया कि बाबा मेरे रिकवरी में, शराबियत के रिकवरी में अब तेरी जरूरत पड़ेगी, ये हमने हमारी हायर पावर को कभी बताया। अभी जो किसी धर्म के भगवान को मानते नहीं है तो वो कैसे ये करेंगे, तो वो 2nd स्टेप में कंसेप्ट बनाएंगे हायर पावर की, अपने हायर पावर की वो खुद कंसेप्ट बनाएंगे, क्योंकि वो किसी धर्म के भगवान को मानते नहीं है ना। या वो अगर जिंदगी में कोई हायर पावर पहले से मान रहे हैं, मतलब ये संकल्पना ए में आके करने की जरूरी नहीं है, उन्होंने कोई हायर पावर अपने जिंदगी में मान रखी है शुरुआत से। ये मैं आज तक बताना रह गया था, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई हायर पावर शायद किसी धर्म का भगवान नहीं मानते, पर कोई हायर पावर पहले से ही मानते हैं, वो ए में आने से पहले वो हायर पावर चूज कर सकते हैं, या हायर पावर का कंसेप्ट 2nd स्टेप में बना सकते हैं। 3rd स्टेप में ये डिसीजन लेते हैं कि इस हायर पावर के हवाले अपनी इच्छा और जीवन करना है। तो अपने सुधार के लिए, शराबियत से सुधार के लिए पहली बार कॉन्शियस कांटेक्ट, यानी कि जान के संबंध कब जोड़ते हैं हम लोग, तो 5th स्टेप में, 5वें कदम में, जब भी हम हमारे 4थे कदम में ढूंढे हुए एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स की क्या नक्की हमारे जिंदगी में गलत क्या हो गया, हम कहाँ गलत गए जिंदगी को समझने में, जानने में, और जिंदगी में लोगों से बर्ताव करने में, नक्की किधर हम गलत हो गए, गलत राह पे चल दिए, वो जो हमने 4th स्टेप में ढूंढ के निकाला है हमारे चरित्र दोषों को, वो 5th स्टेप में पहली बार हम हमारे हायर पावर को बताते हैं कि ये मेरे दोष है और इन दोषों से छुटकारा पाने के लिए मुझे आपकी मदद लगेगी, मदद चाहिए, और इसके लिए मैं मेरी इच्छा और जीवन आपके हवाले सौंपने को तैयार हूँ। ये पहली बार हम 5th स्टेप में कहते हैं। एक्चुअली
हमारा इच्छा और जीवन हम कभी सौंपते हैं, ये तो फिफ्थ स्टेप में बताते हैं, ऊपर वाले को आइडिया देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। एक्चुअली हमारी इच्छा और जीवन हम ऊपर वाले के या हायर पावर के हवाले कभी करते हैं, तो ये हम करते हैं सेवन स्टेप में। सेवन स्टेप में जब भी हम हमें समझी गई हायर पावर को हम कहते हैं कि हमारे चरित्र दोष जो हमने फोर्थ स्टेप में ढूंढ के निकाले हैं, तो वो चरित्र दोष हमें आ, निकालने के लिए मदद चाहिए। हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं इन चरित्र दोषों को निकालने के लिए, तो आप ये चरित्र दोष हमसे निकाले, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो ये जब भी हम एक्शन लेते हैं सेवन स्टेप में, तभी हम हमारी इच्छा और जीवन पहली बार हमें समझे गए ईश्वर के स्वाधीन कर देते हैं। तो ये सेवन स्टेप में पहली बार हम हमारा इच्छा और जीवन हमें समझे गए हायर पावर पे हायर पावर के स्वाधीन हम करते हैं। ये होने के बाद में एट नाइन स्टेप में हम लोगों को जो हानि पहुंचाई है उनको माफी मांगते हैं, उनका नुकसान भर के देते हैं। और टेंथ स्टेप में हमारे चरित्र दोषों पे ध्यान रखते हैं, जहां जहां पर हमारे चरित्र दोष दिखते हैं हम कबूल करते हैं। और 11 स्टेप तक पहुंचते हैं। सॉरी, मैं एक तरफ ये जूम दूसरे फोन पे चालू करने के चक्कर में हूँ, ताकि जरूरत पड़े तो मैं वहां से ज्वाइन कर लूँ, तो थोड़ा सा शेयरिंग में लिंक टूट रहा है। मुझे ऐसे लगता है पहले मैं इधर शेयरिंग पे ध्यान दूँ। तो 11 स्टेप में ये कॉन्शियस कांटेक्ट जो हमने फिफ्थ स्टेप में जोड़ा हुआ है, ये जो कॉन्शियस कांटेक्ट हमने जोड़ा हुआ है वो 11 स्टेप में हम मजबूत करने वाले हैं। तो कैसे मजबूत करने वाले हैं ये कॉन्शियस कांटेक्ट जो हमने जोड़ा है वो? तो प्रेयर और मेडिटेशन, प्रार्थना और ध्यान। तो ये प्रार्थना और ध्यान किस हिसाब से करना है ये बताया नहीं है। हाँ, प्रेयर्स अलग अलग दी है, पर प्रेयर कैसे करना है ये हर एक के ऊपर छोड़ दिया है कि मैं मेरी प्रेयर कैसे करूं, क्योंकि मेरी हायर पावर और सामने वाले की हायर पावर अलग अलग हो सकती है। तो मेरे हायर पावर को मैंने कैसे प्रे करना है ये मैंने तय करना है, ना कि मुझे कोई बताएगा कि कैसे प्रे करना है, या सामने वाले का मैं कॉपी करूं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक मेंबर को शेयर करते हुए सुना था कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि कैसे प्रे करना है, तो वो उसका चॉइस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है। पर मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा कि तेरा हायर पावर ये तेरी हायर पावर है, गॉड एज यू अंडरस्टूड हिम ऐसा है, कॉमन हायर पावर नहीं है। जैसे किसी भी समाज का एक कॉमन लीडर होता है, या किसी धर्म का एक कॉमन धर्म गुरु होता है जिसको सब लोग मानते हैं, तो ऐसा अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं है। कोई कॉमन सामायिक ऐसा हायर पावर नहीं है कि जिसे सबने मानना है। हर एक का हायर पावर का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। और अगर चार ए मेंबर मिलके एक ही धर्म को मानते हैं और उसके भगवान को मानते हैं, फिर भी उस धर्म के उस भगवान को समझने की जो उनका तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए ये जानबूझ के ये क्लियर बताया है, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे जैसे समझता है वो भगवान, तो इसलिए मुझे जैसे समझती है वो प्रार्थना। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं ये मंदिर के सामने हाथ जोड़ के कुछ ऐसी प्रार्थना जो धर्म ने मुझे दी है, या एक ही जो प्रार्थनाएं हैं उनमें से कोई प्रार्थना है वो चूज करके मैं अपने भगवान को प्रे नहीं करता। मैं जैसे किसी दोस्त से, जैसे मेरे घर वालों से बात करता हूँ, उसी हिसाब से मैं मेरे हायर पावर से बात करता हूँ कि ये मैं इधर अटक गया हूँ, मुझे इसमें से निकाल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे में जैसे किसी से हेल्प मांगू, जैसे किसी इंसान से हेल्प मांगू, मैं वही टाइप से हेल्प मांगता हूँ। मैं सवेरे उठ के जैसे ही नींद में से उठता हूँ, हाँ, वो अभी मेरी बीवी हमेशा मुझे याद दिलाती है कि जा मंदिर के सामने, घर में मंदिर है तो मंदिर के सामने, पूजा घर है, मंदिर है मतलब क्या, पूजा घर है, तो घर में जो मंदिर है उसके सामने जा, खड़ा हो जा और प्रे कर। ये मेरी बीवी हमेशा मुझे याद दिलाती है, तो मैं
जाके खड़ा होता हूँ। पर ये मेरी ए के रिकवरी वाली 11 स्टेप वाली एक्शन नहीं है, तो ये घर वालों की जो तय एक्शन है उसको मैं फॉलो करता हूँ। मैंने ये ए प्रोग्राम से ही सीखा है कि जहां पर बिना वजह अपनी चलाने की आदत मुझे छोड़नी है, तो सब लोग दुनिया करती है वैसे करने में अगर मेरा कोई नुकसान नहीं है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं जाके सवेरे उठ के वो हमारे पूजा घर है घर में, उसके सामने मंदिर में बोल रहा हूँ, आप अगली बार बोलूंगा तो ध्यान रखिए, पूजा घर बोल रहा हूँ। तो मंदिर के सामने मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ और थैंक यू थैंक यू बोलता हूँ कि मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। शराब पी के मैंने जो कुछ नुकसान किया, जो कुछ किया, इतना सब होके मैं आज सिंगल पीस में, वन पीस में खड़ा हूँ, उसके लिए पहले थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू उन चीजों के लिए बोलता हूँ कि ए मिली, ए का प्रोग्राम मिला, मेरे में चेंज हो गया ए के प्रोग्राम की वजह से, उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से ए का प्रोग्राम और ए का मैसेज भी मुझे हायर पावर की हेल्प से मिला है। पर ये हायर पावर की हेल्प मुझ तक पहुंचाने का काम ए मेंबर्स ने किया है। अगर हायर पावर उनको बुद्धि देती भी है कि जा मैसेज दे और वो आए नहीं, तो वो उनका सेल्फ विल है। तो इसके लिए हमेशा ये 12 स्टेप के ऊपर मैं आगे शेयर करूंगा जब भी बताता हूँ कि इसके आगे मैं क्या सोचता हूँ। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। सब थैंक यू बोलने के बाद मैं मेरे भगवान को बोलता हूँ कि अभी आगे का दिन जो है मैं अपनी नहीं चलाऊं, ये मेरी इच्छा है। मैं तेरे इच्छा के हिसाब से दिन बसर करूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा निर्णय है। तो मुझे मदद कर, तेरी इच्छा के हिसाब से चलने के लिए मुझे मदद कर और हमारी सबकी सुरक्षा कर, ऐसे बोल के मेरा दिन शुरू कर देता हूँ। शुरुआत में मैं हर एक एक्शन से पहले, मतलब मैं मेरे ऑफिस में घुसता था, जब ये ऑफिस में एंटर करता था तभी मैं प्रे करके घुसता था कि अभी ऑफिस में मैं जो निर्णय लूंगा वो क्या निर्णय लेने हैं, मुझे रास्ता दिखा। मैं वर्कर लोग को जब भी साइट पे काम बताता था तभी मैं मतलब थोड़ा एक्सट्रीम जाके ये करता था। गाड़ी में बैठता था, गाड़ी शुरू करने से पहले मैं बोलता था अभी मैं गाड़ी तेरी इच्छा के हिसाब से चलाऊं। धीरे धीरे मुझे पता चला ये मैं ज्यादा एक्सट्रीम कर रहा हूँ। कल को मैं ब्रश करूंगा तो क्या बोलूंगा क्या कि ब्रश मुझे तेरे इच्छा के हिसाब से कर। तो मैंने स्पॉन्सर से बात की, मैं बोला कि ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, सही है क्या? स्पॉन्सर बोला कि देख, तेरे दोस्त जो है वो तेरे दोस्त तुझे गलत रास्ते पे डालते हैं, तो इसलिए तेरे दोषों से मुक्ति तुझे चाहिए और इस शराबियत से मुक्ति चाहिए। तो दिन भर में जब भी ऐसा मोड़ आएगा कि तुझे ध्यान में आएगा कि अभी तू तेरे दोषों का जो है सामना नहीं कर पाएगा और तेरे दोस्त जहां पर तुझे लेके जाएंगे वहां पर तू जाने वाला है, तो तभी प्रे करना बहुत जरूरी है। तो कैसे आदत डालना है ये तू तय कर, पर इस ढंग से करना चाहिए। और मैंने वो अ, सोचा उसके ऊपर कि कैसे करना है, क्योंकि स्पॉन्सर ने मुझे ये नहीं बताया कि ऐसे ही कर। मैंने सोचा ये कैसे करूं मैं, मेरी इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हवाले करके फिर उसकी इच्छा के हिसाब से चलने का तैयारी रख के उसकी इच्छा के लिए प्रे करूं और वो ताकत मांगू कि मैं वो इच्छा के हिसाब से चलूं। ये कभी और कैसे करूं, ये मैंने सोचा। और बाद में मैंने तय किया कि जहां जहां पर जाके मेरे दोष ट्रिगर हो रहे ये मेरे ध्यान में आएगा जब भी मैं प्रे करूंगा। 7 स्टेप के लिए भी मैं वही करता हूँ। सेम रिपीट है, वो 7 स्टेप का ही रिपीटिशन है ये 11 स्टेप में। और जहां जहां पर मैं गड़बड़ा जाता हूँ कि अभी क्या करूं, यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ, क्या करूं मैं, ऐसे मेरे बारे में होता है, तभी मैं प्रे करूंगा। मैंने 7 स्टेप में शेयर करते वक्त और 10 स्टेप में भी शेयर करते वक्त वो सब अनुभव बोले हैं कि जहां पर मुझे गुस्सा आता है, लालच आने का संभावना रहती है, गुस्सा आने का संभावना है, तभी मैं कैसे प्रे करता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। पर मैं जहां पर गड़बड़ा जाता हूँ उसके अनुभव मैंने 7 स्टेप और 10 स्टेप में बताए नहीं। वो अनुभव मैं बताने की कोशिश करूंगा 11 स्टेप में, क्योंकि बाकी सब अनुभव मैंने 7 स्टेप और 10 स्टेप में शेयर किए हुए हैं कि मेरे दोषों के ट्रिगर होने का टाइम होता है तो मैं कैसे प्रे करता हूँ और मेरे हायर पावर को मैं कैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे रास्ता बताए। तो जब भी मैं घर में हूँ और घर में जब भी कुछ ऐसा होता है कि मैं गड़बड़ा जाता हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, एक अनुभव शेयर करता हूँ।
अभी आज का ही अनुभव है, मैं वो शेयर करता हूँ कि मेरी माँ के सारे जेवर मेरे भाई के पास है, और माँ के साथ मैं रहता हूँ। पहले भाई रहता था, अभी मैं रहता हूँ। पिताजी गुजरने के बाद ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, तो आज माँ के साथ मैं रहता हूँ। तो अ, माँ कहती है जेवर लाके इधर तू तेरे पास रख, और भाई को बोल जेवर लाके दे। अभी मैंने ये भाई को बताया, भाई बोला नहीं मैं तेरे पास नहीं रखूंगा, ये मेरे पास ही रहने दे, बड़ा भाई है मेरा। तो हुआ ऐसा था कि मैंने पिताजी गुजरने के बाद माँ ने मुझे एक मेरा लोन चुकता करने के लिए पैसे दिए थे, और भाई का और बहन का ये कहना पड़ गया कि तूने ये पैसे लिए तो ये सेम अमाउंट हमें भी मिलनी चाहिए, अभी पिताजी नहीं है तो जो कुछ पैसा बचा है वो सब सबका है, तेरे अकेले को नहीं ऐसा मिलेगा। मैं बोला ठीक है, वाजबी है, क्या करें फिर, अभी तो माँ के पास इतने ही थे, और उसने पूरी वो कैश मुझे दे दी मेरा लोन चुकता करने के लिए। तो मेरे बहन ने ये रास्ता निकाला कि माँ के जेवर माँ के बाद तो हमें ही मिलने वाले हैं, तो हम ये जेवर रख लेते हैं, और माँ है तब तक रखेंगे, माँ के बाद वो जेवर हम लोग दोनों बांट के लेंगे। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आप ऐसा करो। इसलिए जेवर भाई के पास है। अभी ये सब बातें हमने माँ को बताई नहीं है, तो माँ जेवर मांगती है, भाई देता नहीं है। और मेरी बीवी ने मुझे आज बोला कि तू माँ जैसा बोलती है कर, जेवर अपने पास ला के रख, उनको विश्वास रखना पड़ेगा कि माँ के बाद ये जेवर तू उन्हें दे देगा। मैं बोला इससे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, तू ये बता मत मुझे। तो बीवी मुझे इसकी वजह बताने लगी, और मैं पूरा गड़बड़ा गया। मैं बोला क्या करूं अभी मैं, माँ एक बोल रही है, बीवी एक बोल रही है, भाई बहन एक बोल रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें, ये मैं सोच में पड़ गया। ऐसे वक्त पे मैं सीधा प्रे कर लेता हूँ। मैंने प्रे किया, और मैं बोला कि ये सब कोई कुछ भी करूँ इसमें तो बखेड़ा खड़ा होने वाला है, तो तू मुझे प्लीज रास्ता दिखा। ये मैंने मेरी हायर पावर को बोला। भाई जेवर लेके आ गया, और माँ के सामने बैठ गया, माँ को उसने जेवर दिखाए, और माँ बोली अभी ये बड़ा बेटा है तो क्या कहता है, इसके पास ही रहने दे जेवर। और मैंने हाँ बोल दिया, तो मामला इजी हो गया मेरे लिए। मैं अगर अपनी चलाता तो मैं ही शुरू हो जाता पहले, और पूरा झगड़ा और पूरा लफड़ा करके ही रख देता 100%। मैंने ये किया है पहले, तो ये मैं चुप बैठ गया। मुझे मेरे हायर पावर ने शायद ये एक्शन किया रहेगा मेरे लिए, कि मुझे बात करने की इच्छा ही नहीं हुई, और जब भी बात हुई तभी माँ ने ही बात की, और माँ ने बात की तभी कल तक जो माँ बोल रही थी कि वो सब हम ले लेते हमारे पास रखते, वो माँ सामने से ही खुद बोली कि बड़ा बेटा है तो उसके पास रहने दे क्या। मैं बोला हाँ रहने दो, बात खत्म। भाई ने पैक किए जेवर लेके निकल गया, बात खत्म। तो ये जब भी एक्शन लेने के लिए रास्ता ना हो और क्या एक्शन लेनी है वो पता नहीं चलता, मैं ऐसे वक्त पे प्रे करता हूँ, अपनी नहीं चलाता। जब भी मुझे गारंटी, आज कैसा है, प्रोग्राम ले लेके एक्शन ले लेके दोषों के ऊपर एक्शन लेके, मेरे शराबियत के ऊपर एक्शन लेके, प्रे करके ऊपर वाले ने जो माध्यम से मुझे इशारा किया वो माध्यम रास्ते से चल के आज ऐसा हो गया है जैसे 9 स्टेप के प्रोमिसेस में हमेशा मैं कहता हूँ कि जिन बातों से पहले गड़बड़ जाता था उसके जवाब मिल जाते हैं। तो जिन बातों के जवाब मिल जाते हैं वो एक्शन मैं लेता हूँ, उसके लिए प्रे नहीं करता। जो क्लियर कट आंखों के सामने दिखता है ये एक्शन लेनी चाहिए, उसके लिए मैं प्रे नहीं करता, मैं एक्शन ले लेता हूँ। पर जिन कामों के लिए प्रे करना जरूरी है उन कामों के लिए मैं हमेशा प्रे करता हूँ। मैं ये करता नहीं, जैसे लॉकडाउन से पहले मेरा 25 साल जो कारोबार शुरू था मैंने बंद कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे कमर्शियल मेरी जो जगह है, मतलब है माँ पिताजी की जो मुझे यूज करने के लिए दी है, तो उसके लिए अच्छा रेंट मिल रहा था, और मैं जितना मेरे कारोबार में कमा रहा था उतना ही रेंट मिलने वाला था। तो मैं सोचा बिना कुछ किए रेंट मिल जाएगा। एक तरफ मन में आ रहा था कि कारोबार बढ़ा सकता हूँ, दुगना कर सकता हूँ। एक तरफ मन में आ रहा था कि अभी 45 के ऊपर उम्र हो गई, तभी 45 की उम्र जब भी मैंने कारोबार के बारे में डिसीजन लिया तो ऊपर उम्र हो गई, क्या करूं। बीवी से बात किया, बीवी श्योर कुछ बोल नहीं रही थी, माँ नक्की कुछ बोल नहीं रही थी, तभी मेरे पिताजी भी थे, पिताजी नक्की कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैं बोला करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या, और मैंने प्रे किया कि मैं क्या करूं, मुझे तू रास्ता बता करके। ये मैंने प्रे किया। शाम को मुझे एक पार्टी का फोन आया, मैंने कहीं पे बताया नहीं था कि मैं कारोबार बंद कर रहा हूँ।
मुझे एक पार्टी का फोन आया किया कि ये मटेरियल मुझे चाहिए और मैं देख रहा हूँ ये कारोबार में कौन ये थाने में ये मटेरियल निकाल रहा है क्या, तो आप निकाल रहे हो क्या ये मटेरियल? तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं बोला मैं किसी को, मेरे बिजनेस में भी किसी व्यापारी को मैंने बताया नहीं है कि मैं बंद करने की सोच रहा हूँ, तो इसको कहाँ से लक बाय चांस फोन आया? तो मैं बोला हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो बोले तो मैं आऊँ देखने के लिए? वो आया दूसरा दिन, उसने देखा, वैल्यू किया मटेरियल का और मुझे बोला इतना पैसा मैं दे सकता हूँ। मैं ये सिग्नल समझा, तो मैंने ताबड़तोब उसको हाँ कर दिया और वो मटेरियल निकाल के जगह खाली करके मैंने भाड़े पे चढ़ा दिया। उसके पीछे और भी वजह थी, मुझे फिक्स इनकम बैंक को दिखाना था। ये भी एक गड़बड़ी थी क्योंकि मुझे लोन लेना था बच्ची के एजुकेशन के लिए और मुझे बैंक लोन लेने के लिए फिक्स इनकम कुछ दिखाना था और ये रेंट वाला इनकम फिक्स था। तो ये सब मेरा मिलजुल के आया और मेरा काम हो गया। आज उसकी वजह से मेरा ठीक चल रहा है। लॉकडाउन के टाइम सबका कारोबार, मैं जो बिजनेस में हूँ उनका सबका कारोबार ठप हो गया। कई महीनों तक खाने के लाले पड़ गए थे सबके और मैंने भाड़े पे चढ़ा दिया था। तो मैंने टेनेंट को बोला भाड़ा तो देना पड़ेगा, और अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग टेनेंट्स थे मेरे, तो उन्होंने मुझे लॉकडाउन में भी भाड़ा दिया। तो ये जो मेरे लिए हायर पावर करती है, जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तभी मालूम ही नहीं था। मैंने जब ये किया तभी कोरोना का, कोविड का कहीं नामो निशान ही नहीं था मार्केट में, कि कहीं सुना भी नहीं था कि कोरोना है। उसके बाद 2 महीने के बाद बातें अखबार में आने लगी और उसके बाद 2-3 महीने के बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया। 2-4 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। तो ये 5-6 महीना पहले मैंने किया, लॉकडाउन लगने से पहले। और लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन का टाइम कई महीनों तक मैं तो बोलूं मेरे कारोबार में जो लोग थे उनको फिर से पैर पे खड़ा होने के लिए साल के ऊपर लग गया। तो एक पूरा साल के लिए मुझे फिक्स इनकम आते रहा। तो ये मैं जहां पर अड़ जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। मेरा एक मन कर रहा था, मेरा जो अल्कोहलिक माइंड है, जो हार स्वीकार नहीं कर सकता, पराजित होना उसे पसंद नहीं है, वो मेरा मन कह रहा था कि तू कारोबार कर, दुगना कर, सबको दिखा दे। अब भी ये उम्र में तू सबको दिखा दे कि तू कुछ कर सकता है। अगर मैं मेरी मन की सुनता तो लॉकडाउन में घर पे बैठना पड़ता और खाने के लाले पड़ जाते। तो ये मैंने हायर पावर पे छोड़ा और ऑटोमेटिकली एक का फोन आया, मैंने किसी को बताए बगैर। तो ये मैंने सिग्नल समझा और ये मैंने किया। तो हायर पावर किसी ना किसी माध्यम से रास्ता दिखाती है और ताकत चाहिए। जब भी वो आदमी का फोन आया तभी मैं फिर भी डबल माइंड में था। तो मैंने हायर पावर को प्रे किया कि अभी ये तूने सिग्नल दे दिया है तो मुझे ताकत दे, इस आदमी को मटेरियल दिखा के ये निकाल देना और ये रेंट पे, जो टेनेंट सामने ब्रोकर लेके आया है, तो ये रेंट पे चढ़ा देना जगह। तो ये मैंने प्रे करके ताकत मांगी। मेरा दिल नहीं कर रहा था। आप सोचिए 25 साल में वो कारोबार कर रहा था, शराबियत में भी वो कारोबार मैंने चालू रखा था और वो चालू रह गया था कारोबार। तो ऐसा कारोबार 25 साल के बाद जो मुझे पैसे दे रहा था, नहीं ऐसे नहीं, लाख में पैसे दे रहा था। तो कारोबार डूब रहा था ऐसी भी बात नहीं, मैं साल के लाखों रुपए कमा रहा था उसमें से, और ऐसे लाखों रुपए देने वाला कारोबार बंद करना था। तो ऐसे वक्त पे मैं ये प्रे करके रास्ता जो चुना वो सही निकला। और मैं आज मानता हूं, मैं अभी, एक दोस्त है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, अपना ए मेंबर नहीं है, और भगवान पे विश्वास नहीं करता, नास्तिक है, ए मेंबर नहीं है, नॉन अल्कोहलिक है, मतलब उसको उसको कोई नशा नहीं, नशे की आदत नहीं है। तो और सक्सेसफुल है लाइफ में। वो बोला अरे लकीली हो गया तेरे बारे में, नहीं होता तो तू भाड़े पे लगा देता तो तुझे कैसा पता चलता कि कारोबार बढ़ने वाला है तेरा कि नहीं। आज तू शायद ये कारोबार में रह के वो लॉकडाउन में करोड़पति बन जाता, ऐसे होता। वो बारे बहुत स्टोरियां बताने लगा मुझे। मैं बोला मेरे, और उसे मेरे ए के बारे में मालूम है, मेरे ए की जर्नी के बारे में मालूम है उसे। तो मैं बोला कि मुझे जो हायर पावर ने सिग्नल दिया है, मैं उसको बता रहा था कि मुझे फोन आया, मैंने किसी को बताया भी नहीं था, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने तुझे भी नहीं बताया था कि मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे ये फोन कैसे आ गया? अरे वो ये सब बोलता है लक से हो जाता है। तो मैं बोला फिर मैंने लक पे विश्वास किया, ऐसा समझ तू, पर बात खत्म करते। तो हर एक चीज में ऐसी बात होती है, जब हर एक चीज में जब भी ऐसी बात होती है तभी मैं ये प्रे करता हूँ। मेरी बच्ची उम्र के 18 साल में यूएस चली गई पढ़ने के लिए, अमेरिका चली गई, आज भी वहीं है, पढ़ रही है, अच्छा हो रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो वो वहां पर थी और लॉकडाउन लग गया।
लॉकडाउन लग गया और वो पता चला कि वहां से सब लोग वापस आ रहे हैं और क्या करना है। तो मेरी बच्ची बोली कि डैडी तू बता क्या करूं मैं आऊं वापस, और आऊं और वहां वापस अमेरिका में आने को नहीं दिया तो क्या करूं मैं, मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैं एकदम टेंशन में आया, मेरी बीवी टेंशन में आई। ऐसे वक्त पे भी मैं डिसीजन नहीं लेता, मैंने प्रे किया कि मुझे रास्ता बता, मदद कर तू, कुछ ये इसमें से निकलना है, मुझे मदद कर और कुछ रास्ता बता, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने डिसीजन लेने से पहले ही मेरे वाइफ के कजिन का फोन आया, वो आज 30-35 साल से अमेरिका में है। उसने बोला अरे बच्ची कैसी है, मैं बोला ऐसा ऐसा है, लॉकडाउन में कॉलेज बंद हो गया है, सब हर एक को अपने घर पे या कहीं जाने को बोला है, वो अभी हॉस्टल में वहां पर रुक नहीं सकती डॉर्म में, तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बोला कोई टेंशन नहीं, मैं जाके उसको अपने घर लेके आता हूँ। और वो गया, उसको उसके घर लेके गया, और 1 साल मेरी बच्ची पूरा 1 साल उसके घर पे थी, और उसे उसका एमएस कंप्लीट करने को भी मिला ऑनलाइन। तो ये सब होता है, मेरे ऊपर रहता तो मैं डिसीजन ले लेता डर के कि तू वापस आ जा, नहीं मांगता है उधर, ये कोविड का टेंशन में तू मत रहे उधर, वापस आ जा, और उसे बुला लेता। और ऐसे हो गया है कि यहाँ पर जो आया उसका आधा अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं कर पाया, फिर जाके पूरा करना पड़ा। जाते वक्त बहुत टेंशन हो गया, ये टेस्ट वो टेस्ट ये वो, फिर नहीं आओ करके फिर कॉलेज को कांटेक्ट करो, बहुत दुनियादारी करनी पड़ी जो यहाँ पर आए उनको वापस जाने के लिए। पर वो वहीं पर रह गई। ये क्या ऐसे कई कई एक्सपीरियंस है कि जहां मैं गड़बड़ी में पड़ जाता हूँ कि अभी क्या करूँ, ये डिसीजन तो लेना है, जिंदगी का बड़ा डिसीजन है, और डिसीजन तो लेना है पर सूझ नहीं रहा है। ऐसे वक्त पे मेरा शराबी मन डरा हुआ, सहमा हुआ या अहंकार में डूबा हुआ गलत निर्णय लेने के लिए मुझे मजबूर कर सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं दोष मुक्त नहीं हूँ, 100% दोष मुक्त नहीं हूँ। इसलिए जब भी एकदम टेंशन वाली सिचुएशन आती है तो पहले मेरे दोष ही मेरे मन पे काबू करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मकता अभी भी पूरी तरह से मन पे काबू कर नहीं सकती, पर सकारात्मकता मुझे ये दिखाती है कि इसमें से बाहर निकलने को रास्ता है, प्रे कर, और मैं प्रे करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं मेरे दोषों के सामने हतबल होने का टाइम आता है तभी क्या करता हूँ, ये मैंने 7 स्टेप और 10 स्टेप के टाइम में शेयर किया है, प्रे कैसे करता हूँ मैं, और ऊपर वाले की इच्छा जान के एक्शन कैसे लेने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बताया कि जब ये टेंशन वाली सिचुएशंस आती है तभी मैं ऊपर वाले की इच्छा से जिंदगी जीने की कोशिश कैसे करता हूँ, तो ये हर एक मामले में मैं करता हूँ। और प्रेयर और मेडिटेशन, तो मेडिटेशन किस लिए मैं करता हूँ ये बताता हूँ। सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, तो ये मेरी हायर पावर से मेरा रिलेशन है, वो मैं मेडिटेशन के द्वारा इम्प्रूव करता हूँ, उस तक पहुंचने का, सिर्फ हायर पावर और मैं, ये कांटेक्ट रहने का। क्योंकि मेरा क्या है, मन में पूरा दिन कुछ ना कुछ चक्कर चालू रहता है, विचारों का पूरा बवंडर, पूरा तूफान मचा हुआ रहता है दिन भर। आज भी मैं विचारों से मुक्त नहीं हूँ, विचार चालू रहते हैं मन में। ओवर थिंकिंग का एक शाप है मुझे, ऐसा मुझे लगता है कि हर एक मामले में मैं सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं हमेशा सोचता ही रहता हूँ। मैं भूल जाता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे मम्मी को अल्जाइमर है तो डॉक्टर को पूछा, मुझे भी नहीं है ना। डॉक्टर ने मुझे कई सवाल पूछे और बाद में बोले आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको याद रखने के लिए मन में दिमाग में जगह ही नहीं रखते हो आप कंटिन्यूअस इतना सोचते हो कि वो कोई मेमोरी मन में बनाने के लिए टाइम ही नहीं देते हो, तो इसलिए जो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लगता है वो मेमोरी में रह जाता है, बाकी सब भूलता है। तो टेंशन नहीं लेना, आपको कोई ऐसी बीमारी वो अल्जाइमर जैसी नहीं है, टेंशन नहीं लेना। तो ऐसे सोच विचार कंटिन्यू मेरे दिमाग में रखते हैं। तो जब ये मेडिटेशन का जितना टाइम मैं मेडिटेट करता हूँ, ये मेडिटेशन के टाइम में मैं सिर्फ मेरे हायर पावर से कनेक्ट रहता है मेरा, और वो मेरा ग्रेटिट्यूड बढ़ा देता है कि मेरे हायर पावर ने क्या क्या मेरे लिए किया है। तभी मैं याद नहीं करता, तभी मैं ये याद नहीं करता कि क्या क्या मेरे हायर पावर ने किया है, सिर्फ ये मेडिटेशन की वजह से मेरा ये ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है, मेरा विश्वास फेथ और स्ट्रांग हो जाता है। ये प्रोसेस है। मेडिटेशन के बारे में भी कई कई रास्ते ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, ये टाइप का मेडिटेशन है, वो टाइप का मेडिटेशन है, अलग 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 टाइप के मेडिटेशन कुछ मैंने ट्राई किए, कुछ मैंने पढ़ा उसके बारे में बहुत सारा, पर किया नहीं, करके नहीं देखा।
मैं योग शिक्षा के लिए जाता था। मैं सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर हूँ, योगा नहीं बोलते, योग बोलते हैं, तो योग प्रैक्टिशनर हूँ। तो तभी हमें एक मेडिटेशन का प्रकार सिखाया था योग में, वो मैं करता हूँ। तो पर मुझे जो सही लगा, मेरे हायर पावर से कनेक्ट बनाने के लिए जो मेडिटेशन का फॉर्म मुझे सही लगा, मैं करता हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ जनरली, मैं क्या टाइप से प्रे करता हूँ, क्या टाइप से मेडिटेट करता हूँ, ये मीटिंग में शेयर करने के लिए, क्योंकि हर एक को ये फ्रीडम होना चाहिए कि कैसे मेडिटेट करना है, कैसे प्रे करना है। तो डिटेल जाने से अच्छा फायदा क्या है और प्रोसेस क्या है, ये मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हिसाब से मैं अपने हायर पावर से जो संपर्क मैंने फिफ्थ स्टेप में बनाया, वो और सेवेंथ स्टेप में मेरी इच्छा और जीवन हायर पावर के हवाले कर दी, वो 11 स्टेप में मैं कंटिन्यू, दोनों फिफ्थ और सेवेंथ स्टेप का काम मैं 11 स्टेप में कंटिन्यू करता हूँ अपने रोज की जिंदगी के लिए। ये 11 स्टेप मेरा इधर होके अभी मैं 12 स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। तो 12 स्टेप कहता है, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, यानी कि 11 कदम लेने की वजह से मेरे में आध्यात्मिक जागृति हो गई। और मैं ये जो प्रोग्राम है वो बाकी शराबियों को अपने अनुभव से देने लगा, और मेरे जीवन के बाकी क्षेत्रों में इन इस प्रोग्राम का मैं आचरण करने लगा। तो इसका एग्जैक्ट हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो मुझे भेजा गया है, 2 मिनट मैं वो ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने ये इंग्लिश में से मुझे जैसे समझा मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताया। तो 12 स्टेप है, इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए, उसके पश्चात इस संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए इन नियमों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न किया। ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन है। तो इस हिसाब से आध्यात्मिक जागृति हुई मतलब क्या? तो मैं स्पॉन्सर से बात किया कि ये इन कदमों का आचरण करने से हम में जो आध्यात्मिक जागरण हुआ या आध्यात्मिक जागृति हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या, ये मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे साफ कहा कि हर एक स्टेप में हमें कुछ ना कुछ ह्यूमिलिटी मिलती है स्टेप लेने की वजह से, या वो ह्यूमिलिटी की वजह से हम स्टेप ले सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं, तो हमें ये जिस ढंग से हम शराब को कंट्रोल करने देख रहे थे, जिस ढंग से लिमिट में पीने की कोशिश करने के लिए झगड़ा कर रहे थे, या जिस ढंग से शराब छोड़ने के लिए अपने बल पे हम कोशिश कर रहे थे, तो एक मौका आया जब भी हमें ये समझ में आया, जैसे बिल का बताया गया है, हमारे को फाउंडर बिल का बताया गया है कि उन्होंने हॉस्पिटल बेड से एकदम उठ के उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान है तो मुझे इससे निकाले, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो क्षण आता है जब भी पता चलता है कि नहीं, मेरे शराब को मैं संभाल नहीं सकता, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, तो वो जो क्षण है वो आध्यात्मिक जागृति का क्षण है। आध्यात्मिक जागृति यानी कि सच्चाई की जान होना, सच्चाई की परख हो जाना, सच्चाई जान लेना कि ये मेरे से हो नहीं रहा है, ये मेरे से संभव नहीं है, ये पता चलना फर्स्ट स्टेप में। और मेरा जिंदगी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं जीने के लिए संभाल नहीं पा रहा हूँ, ये समझना कि आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। ये समझ जाना, ये जो ह्यूमिलिटी, ये जो नम्रता मेरे में आती है, जो ये जो मेरी औकात मैं पहचानता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप की आध्यात्मिक जागृति है। सेकेंड स्टेप की आध्यात्मिक जागृति है कि एक बार ये पता चल गया कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, तो शराब छोड़ने की कोशिश मैं अपने आप से करता हूँ, अपने खुद से करता हूँ। फिर मुझे पता चलता है अपने खुद से या लोगों की मदद से नहीं हो पाएगा, मुझे सिर्फ एक ऐसी शक्ति जो मेरी शराबियत से बलशाली है, वो मुझे इससे निकाल पाएगी, मेरा मानसिक संतुलन पुनर्प्रस्थापित कर पाएगी। तो ये ह्यूमिलिटी आना, ये अपनी औकात पहचानना कि अभी पता चल गया है कि शराब के साथ मैं झगड़ा नहीं कर सकता, पर मैं शराब को छोड़ भी नहीं सकता अकेले की ताकत से, ये पता चलना मतलब सेकेंड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप की आध्यात्मिक जागृति है, जब भी पता चलता है कि अपने ताकत से मैं शराब को छोड़ नहीं सकता।
तो थर्ड स्टेप में ये डिसीजन लेना होता है कि अपनी इच्छा और जीवन मैंने मुझे समझे गए परमेश्वर के हवाले कर देना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए डर बीच में आ जाता है कि अगर तू हवाले किया और कुछ हुआ ही नहीं तो। फिर अहंकार बीच में आता है कि ठीक है, हर एक चीज हवाले करने की जरूरत नहीं, शराबियत करता हूँ, बाकी सब मैं देख लेता हूँ, या शराबियत के भी बहुत सारे अंग मैं हवाले कर दूंगा उच्च शक्ति के, पर कुछ कुछ मैं संभाल पाऊंगा। मैं बार में जाऊंगा पर पीऊंगा नहीं, मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा पर पीऊंगा नहीं, मैं घर में शराब लाऊंगा, मेरे रिश्तेदारों को पिलाऊंगा पर मैं पीऊंगा नहीं। तो ये सब मैं करूंगा। तो मैं अपने से कोशिश करता हूँ, इतना सब जान के भी कि मैं शराब, ये तो मैं जान गया कि शराब मैं अपने से छोड़ नहीं सकता, मैंने हायर पावर की हेल्प लेने का निश्चय करना चाहिए। पर मैं ये खेलते रहता हूँ, जब भी मुझे ऑब्सेशन आते रहता है, और ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑब्सेशन आने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि शराब को कैसे हैंडल करना है, मतलब कैसे लंबा रखना है। शराब से छुटकारा पाने के लिए तो हायर पावर मुझे मदद करेगी, पर शराब को लंबा कैसे रखना है मेरे से, ये भी हायर पावर के हिसाब से ही चलना है। जिंदगी रोज की रोज मुझे हायर पावर के हिसाब से जीनी है, तभी मैं शराब को दूर रख पाऊंगा। ये समझ आना, ये अपनी औकात के बारे में पता चलना, ये थर्ड स्टेप है। तभी मैं डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई, मेरा इच्छा और जीवन में मैं मुझे समझे गए हायर पावर के हवाले करूंगा। फिर मुझे कोई बताता है कि अरे, तू एलर्जी से तो मुक्ति पाएगा जब भी तू पहला घूंट पिएगा ही नहीं। पहला घूंट पिएगा नहीं तो एलर्जी से मुक्ति पाएगा। पर पहला घूंट पीने के लिए तुझे जो तेरे दोष मजबूर करते हैं, उन दोषों से तो मुक्ति पाना जरूरी है ना। तो मैं समझ जाता हूँ कि दोषों की वजह से मैं पहला घूंट पीने जा रहा हूँ, और उनसे मुक्ति पाना जरूरी है। तो मैं मेरे दोष ढूंढने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं बिना डरे वो दोष ढूंढता हूँ, मैं बिना आलस किए पूरी खोजबीन से ढूंढता हूँ। तो ये मेरे अहंकार से सामने खड़ा रह के बिना डरे मुझे ये खोजबीन करनी है, बिना रुके पूरी तरह से खोजबीन करनी है। ये सब करने की जरूरत समझना, ये एक नए अपनी औकात का पता चलना है। ये मुझे फोर्थ स्टेप कराती है, ये औकात समझना मुझे फोर्थ स्टेप कराती है, वो फोर्थ स्टेप की आध्यात्मिक जागृति है। तो ये ऐसे करते 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 मैं 11 स्टेप तक की आध्यात्मिक जागृति पाता हूँ। हर एक स्टेप की जो आध्यात्मिक जागृति है, हर एक स्टेप का जो पर्पज है, हर एक स्टेप का जो उद्दिष्ट है, वो आध्यात्मिक जागृति है मेरी, वो स्टेप की। तो हर एक स्टेप की आध्यात्मिक जागृति करते 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 मेरी पूरी तरह से आध्यात्मिक जागृति 11 स्टेप में हो जाती है। मैं पूरी तरह से अपने जीवन के बारे में सजग हो जाता हूँ, और ऊपर वाले की इच्छा के हिसाब से चलना शुरू कर देता हूँ। तभी मेरी जागृति पूरी हो गई, ऐसे प्रोग्राम कहता है। पर पूरी मतलब एकदम 100% नहीं, पूरी मतलब जिंदगी जीने के लिए काफी हो गई। पर ये अगर मैं आगे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब जैसे एग्जाम में पास होने के लिए 35 या 40 मार्क लगते हैं, पर अगर मुझे अच्छा करियर बनाना है तो मुझे 80%, 90%, 80% आने जरूरी है, 95%। आज तक तो 95 के ऊपर ही बहुतों को रहते हैं। तो ये जो 35% से लेके 95% तक का सफर है, ये मुझे करते रहना है। अगर ये करते नहीं रहूंगा तो मैं 35% पे से भी नीचे चला जाता हूँ। ये और फिर से हाथ में शराब आ सकती है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि 12 स्टेप में मुझे आध्यात्मिक जागृति में 35%, 40% पासिंग मार्क्स जितना प्रोग्राम करता हूँ, फिर भी मैं आध्यात्मिक जागृति मेरे में आ गई है। जिंदगी में झगड़े टंटे मुसीबतें चालू ही है, मेरा बर्ताव शराबी जैसा बीच बीच में कभी कभी चालू ही है, फिर भी मेरे में आध्यात्मिक जागृति हुई है। क्या मेरे स्पॉन्सर कहते हैं, हाँ, पासिंग मार्क जितना तेरे में काम किया है तूने, और पासिंग मार्क जितना गिरधारी, हाँ प्लीज अपना माइक म्यूट करें। तो पासिंग मार्क जितना भी तूने काम किया है और शराब से दूर रह रहा है, तो तेरे में आध्यात्मिक जागृति पासिंग जितनी है, पर वो काफी नहीं है। तुझे डिस्टिंक्शन तक पहुंचना है, तभी तू चैन से जिंदगी, जो हैप्पी जॉयस और फ्री ऐसा कहा गया है, वो डिस्टिंक्शन से होगा, पासिंग मार्क्स से नहीं होगा। ये मेरे स्पॉन्सर ने एग्जाम का उदाहरण देके कहा। तो डिस्टिंक्शन तक कोशिश करते करते आज मैं मेरी बीवी से मैंने ये सब शेयरिंग करता रहता हूँ, मैंने कहा है बहुत बार, जब भी वो मूड में रहती है, गले नहीं पड़ता उसके,
पहले गले पड़ के उसको पूरे शेयरिंग सुनाता था। आज मैं गले नहीं पड़ता, आज जब भी उसका मूड रहता है वही सामने से पूछती है तो ही मैं बताता हूँ प्रोग्राम के बारे में उसको। तो जब ये बोलता हूँ तो मेरी बीवी बोलती है, हाँ तो तुझे 50% 60% देना चाहिए ना। तो बोला तू तय कर, ये मैं नहीं तय करूंगा। तुझे मेरे साथ जीना है, एक शराबी के साथ जो अभी पी नहीं रहा है, तो तू तय करके मुझे कितना परसेंट मार्क्स देना है। तो वो बात उधर उधर ही रह जाती है, वो कहना नहीं चाहती कितना परसेंट है। मैं कभी सोचता हूँ कि शायद 70-80% रहेगा, पर वो बोलेगी तो मैं चढ़ जाऊंगा और मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं बता रही है। कभी ऐसे लगता है कि शायद 40% ही है, पर वो बताएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा, इसलिए नहीं बता रही है। बाद में मैं छोड़ देता हूँ कि चलो जो है वो है, पास तो हूँ, ये सोच के मैं चलते रहता हूँ। तो ये प्रोसेस है लाइफ की। जब भी ये मुझे इतना तक पहुंचा देती है कि मैं समझ जाता हूँ कि आज पक्का नहीं पीऊंगा आज के दिन, और आज के दिन पक्का मैं दुखी नहीं होऊंगा, आज के दिन पक्का मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, आज के दिन पक्का मैं लालच नहीं करूंगा। ये अंदर से जब भी एहसास होता है कि नहीं करूंगा, आज आज ऊपर वाला जैसे बोलेगा चलूंगा, ये जब भी एहसास होता है तभी मुझे वो हक प्राप्त होता है कि ये प्रोग्राम मैं दूसरे शराबियों को दूं, ना कि मेरे सोब्राइटी के साल। प्रॉब्लम अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वही है कि न्यू कमर आके सोब्राइटी के साल देखता है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तो इसे प्रोग्राम पूरा आता है, ये पूरा प्रोग्राम पे है, ये न्यू कमर सोचता है। अनफॉर्चुनेटली क्वांटिटी विथ क्वालिटी, ये हमारे को फाउंडर कहते हैं कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी जरूरी है, अगर मैं सोबर ही नहीं रहा तो ये एक्सेलेंस का सफर कैसे पार करूंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेप तो नेसेसरी ही है, मुझे क्वांटिटी नेसेसरी ही है, पर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी जरूरी है। तो ये न्यू कमर ने ध्यान रखना चाहिए। क्या है, मेरे जैसा न्यू कमर शराब रुकाने के लिए एक ही मकसद लेके आता है कि शराब रुक जाए बस, बाकी सब देख लेंगे। ये एटीट्यूड लेके मेरे जैसा शराबी ए में आता है, ये अहंकार लेके आता है कि बाकी सब मैं हैंडल करूंगा, शराब रुक जाए बस। तो इसलिए वो क्वांटिटी देखता है कि हाँ इसने 50 साल शराब रोक रखी है, म्हणजे ये पूरी तरह से प्रोग्राम पे है। तो इसलिए क्वांटिटी से वो अट्रैक्ट होता है। कार्यक्रम ये कहता है कि मेरे में आध्यात्मिक जागृति हुई तो मैं ये प्रोग्राम बाकी शराबियों को दे सकता हूँ। फिफ्थ ट्रेडिशन क्या कहती है, पांचवी ट्रेडिशन, पांचवी परंपरा क्या कहती है कि शराबी तक, पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचा, संदेश पहुंचाना। तो ए का संदेश पहुंचाना और 12 स्टेप, तो फिफ्थ ट्रेडिशन में जो कहा गया है वो 12 स्टेप का एक पार्ट है। हम लोग जो 12 स्टेपिंग बोलते हैं कि 12 स्टेप कॉल है, 12 स्टेप कॉल है, 12 स्टेप कॉल है, तो 12 स्टेप कॉल है। अगर इसे 12 स्टेप कॉल कहते हैं तो इसका मतलब वो शराबी को मैसेज दे के अगर वो ए में आया तो 12 स्टेप प्रोग्राम उसको देने तक की काबिलियत मेरे में होनी चाहिए। मेरे में सिर्फ इतनी काबिलियत है कि आज मेरी शराब रुकी है पर मैंने प्रोग्राम नहीं लिया है, तो मैं सिर्फ फिफ्थ ट्रेडिशन वाला काम कर सकता हूँ, 12 स्टेप वाला काम नहीं पूरी तरह से कर सकता। ये मैंने खुद ध्यान में रखना चाहिए और खुद उसे किसी की तरफ इशारा करना चाहिए जो मेरे हिसाब से स्टेप वर्क कर रहा है। अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मैं खुद बीमार हूँ, मैं उसको भी बीमार बना दूंगा कि आज का पावशेर कल, बाकी सब मस्त चल रहा है भाई। तो ये प्रोग्राम कहता है, और मैंने उसको अपने अनुभव से प्रोग्राम देना है, ना कि मैं उसको बड़ी बड़ी बातें कहूँ, मैं उसको झूठे झूठे सपने दिखाऊं कि अरे बीवी छोड़ के गई है वापस आ जाएगी। मुझसे जब भी एक न्यू कमर ने पूछा कि मेरी बीवी छोड़ के गई है वापस आ जाएगी, तो मैंने उसको कहा तेरे में खुद में रिकवरी होनी चाहिए, बीवी को वापस आना कि नहीं वो उसको तय करना है, वो तू गले नहीं पड़ सकता। तो उसको तय करना है कि उसे वापस आना है कि नहीं। तेरे में बदलाव कर, जिंदगी जीने के लिए बदलाव कर, बीवी को वापस लाने के लिए बदलाव मत कर। तुझे सोबर जिंदगी जीनी है उसके लिए बदलाव कर, बीवी को वापस लाने के लिए बदलाव करेगा तू तो गड़बड़ कर देगा। ये उसको जचा नहीं। जरूरी ये है कि प्रोग्राम क्या, मुझे प्रोग्राम ने क्या सिखाया मैं बताऊं, उसको जचा नहीं। वो दूसरे के पास गया और दूसरे ने उसको कहा कि नहीं नहीं बीवी वापस आ जाएगी तो आते रहे। बीवी वापस आई नहीं, वो दुखी हो गया और फिर से शराब हाथ में आ गई। तो मेरा पर्पस क्या है, ए में आने का पर्पस क्या है मेरा, तो ए में मैं सच बोलता हूँ। मैं आज भी न्यू कमर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बताता हूँ मेरा ए में आने का पर्पस था शराब रुक जाए बस, बाकी मैं देख लूंगा। पहले तो आने का पर्पस ये था
कि कुछ दिन के लिए शराब रुक जाए, बाकी सब मैं आराम से कंट्रोल कर लूंगा। कुछ दिन के बाद पता चला कि शराब कुछ दिन के लिए नहीं, एक एक दिन के हिसाब से रोक के रखनी है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक एक हिसाब से रोकने के लिए ये मैं आते रहूंगा, बाकी मैं सब देख लूंगा। आते आते मुझे पता चला बाकी भी मैं कुछ नहीं देख सकता, सब ऊपर वाले के हवाले करना है और वो बोलेगा वैसे चलना है। तो ये प्रोसेस में से मैं गया, यही प्रोसेस मैं कैरी करने की कोशिश करता हूँ। मैं स्लीपरी प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए बताया गया, मैं गया, उसका क्या नुकसान हो गया वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जो गलतियां की मैंने वो बताने की कोशिश करता हूँ, ना कि अभी मैं स्टेप वर्क कर रहा हूँ, अभी मेरा मस्त चल रहा है, नहीं। मैं जो रास्ते से गया वो मैं बताता हूँ, और मैं बताता हूँ भाई तू मत कर, क्योंकि 10 लोगों ने ये कोशिश की, स्लीपरी प्लेस में नहीं जाना चाहिए बोला गया, 10 लोग गए, एक आध दो मेरे जैसे लकीली वापस आ गए, बाकी 8 आए नहीं फिर से, ये भी ध्यान में रखना। इतना सब बताने के बाद अगर वो मानता नहीं है और करता है तो मैं प्रे कर सकता हूँ उसके लिए, और कुछ नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे 12 स्टेप वर्क करना है, मतलब क्या करना है, मेरा टोटल सफर, टोटल ए वाला जो मेरा जर्नी है वो उसको शेयर करना है, इंक्लूडिंग माय स्टेप वर्क। मैंने स्टेप वर्क किया, पर स्टेप वर्क करने से पहले क्या क्या नाटक किए वो भी मैं बताता हूँ। सब कुछ बता के उसके ऊपर छोड़ देना है और प्रे करना है, अगर वो मानता है ठीक है, अगर नहीं मानता क्या कर सकता हूँ मैं। तो ये है। मैंने उसको टिकाने के लिए झूठे वादे करना कि तेरी बीवी वापस आ जाएगी, तेरा नौकरी मिल जाएगी। मुझे एक ए मेंबर ने कहा था, मेरे जॉब पे आ, मेरे बॉस से बात कर। तो मैं बोला देख, तेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं तेरे साथ आता हूँ, पर मैं कंपनी के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, अंदर तुझे ही जाना है और बॉस से तुझे ही बात करनी है। तो वहां तक जाते जाते मैंने उसको कई लोगों के अनुभव बताए कि कैसे ऊपर वाला मदद करता है, और कैसे तू बाहर जा, अंदर केबिन में घुसने से पहले प्रे कर और अंदर जा। उसने किया, प्रे किया, अंदर किया। बॉस बोला क्या कर रहा है, बोला नहीं आजकल शराब नहीं पीता, ठीक चल रहा है, पर मुझे जरूरत है। बॉस बोला ठीक है, कल से आ जा। आज वो जॉब पे जा रहा है, सब ठीक चल रहा है, सोबर है। मैं अगर उसके लिए बात करता तो हर जिंदगी में हर एक जगह पर उसको मेरी जरूरत पड़ती। तो काम मुझे ही करना है, एक्शन पार्ट मुझे ही करना है, सिर्फ हायर पावर की इशारे के हिसाब से करना है। ये मैसेज उस तक एक अनुभव से पहुंच गया, एक अनुभव से उस तक ये मैसेज पहुंच गया कि एक्शन तुझे ही करनी है, सिर्फ हायर पावर के इशारे पे करनी है। तो प्रे कर, एक्शन ले, प्रे कर, एक्शन ले, इशारा तुझे मिल जाएगा, अपनी मत चला। यही पूरा प्रोग्राम है, ये मैंने उसको समझाया। अभी जीवन में बाकी क्षेत्रों में जो करना है, मतलब मेरा अल्कोहलिज्म है उसके ऊपर मैंने काम किया, बाकी जो मेरा सेक्स ऑफेंसेस है उसके ऊपर मैंने काम किया, और आज 13 साल हो गए मैं उससे छुटकारा पाया। मेरा स्मोकिंग है, उससे मैं छुटकारा पाया, आज 10 साल हो गए, शायद हो गए रहेंगे, मैं गिनता नहीं हूँ। ए में प्रॉपर डे बर्थडे हो जाता है तो गिनती हो जाता है, मैंने वो गिना नहीं है। और वो सेक्स ऑफेंसेस के बारे में मैं जो बोला वो मैं ए में जिस दिन आया 2009 से, उसी दिन से बंद है करके मुझे एग्जैक्ट मालूम है कि कब से बंद है। बाकी ये चीजें मैं गिनता नहीं हूँ, ये में प्रॉपर डे हो जाता है तो गिनती हो जाती है। तो मैं गिनती के लिए आजकल करता नहीं हूँ, मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, और ये लाइफ टाइम जीनी है। ऐसा नहीं कि कुछ साल हो गए तो मैं फिर से मेरी पुरानी लाइफ में जा सकता हूँ, और पुरानी लाइफ की जो अय्याशी मुझे लग रही थी, अय्याशी थी, अय्याशी नहीं थी, वो एक हिसाब से सजा ही थी, आज मैं मानता हूँ। तो जो सजा मैंने अपने आप को दी, लोगों को दी, वो मैं फिर से जिंदगी जीना चाहूंगा ही नहीं। तो इसलिए गिनने में कुछ कमाल नहीं है। आज का दिन करके चल रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप से लेके 12 स्टेप तक जो मेरा जर्नी है, मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की, बात करने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना। थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, मेरा बैटरी एक तरफ से 3% अभी बैलेंस दिखा रहा है, तो बीच में कट जाए, इससे अच्छा मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।